तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत जॉन ब्रेजन नाम के एक आदमी से होती है जो आज ही जेल से छूटा था। इस वक्त वो वेनिस में था और जेल से बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपनी बेटी स्टेला को कॉल किया। उसने स्टेला से कहा कि मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। तब स्टेला ने कहा कि क्या तुम्हारे पास में बिल है, क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानती थी कि उसका बाप एक साथी चोर है। कुछ देर बाद हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं अपने साथियों से मिलते हुए। इस बार ये लोग पानी में बने हुए घर से गोल्ड के बिस्किट चुराने वाले थे। प्लान के मुताबिक ये लोग उस तिजोरी तक पहुंचे और उसके नीचे एक बम लगाकर के यहाँ पर तमाशा कर दिया, जिससे वो तिजोरी जिसमें गोल्ड के बिस्किट थे वो पानी में जाकर के गिर गई। फिर जल्दी पुलिस भी इनके पीछे पड़ गई, लेकिन ये लोग उस तिजोरी को यहाँ से लेकर के भागने में कामयाब हो गए। कुछ देर बाद ये लोग एक बर्फीले मैदान में जा पहुंचे, जहाँ पर जॉन ने चार्ली की काफी ज्यादा तारीफ की, क्योंकि इस चोरी की सारी प्लानिंग चार्ली ने की थी। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगे तभी एक बीच पर स्टीव और उसके आदमी ने इनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद स्टीव ने रोप के सर पर गन पॉइंट कर दी और उसके आदमी गाड़ी में रखा हुआ सोना नीचे उतारने लगे। और फिर जैसे जॉन ने भी उतरने की कोशिश की तब स्टीव ने उसके ऊपर भी गन पॉइंट कर दी। स्टीव की इस गद्दारी पर जॉन ने उसे धमकी दी कि मेरे आदमी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्टीव को तो सिर्फ सोना चाहिए था, इसलिए उसने अपने बॉस जॉन पे गोली मार दी। ये देख कर के रोब अपनी बस को भगाने लगा, लेकिन वो बर्फ को ठंडे पानी में जाकर के गिर गई। ऊपर से स्टीव उन पर गोलियों की बारी बौछार करने लगा ताकि उनमें से कोई भी लोग जिंदा ना बच सके, लेकिन उन सभी लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो सभी जिंदा बच गए और तैर करके फिर ये सभी लोग नदी किनारे पर आ गए। बाहर आने के बाद चार्ली ने कसम खाई कि वो अपने बॉस की मौत का बदला जरूर लेगा। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जॉन की बेटी स्टेला को देखते हैं जो पुलिस के लिए ताला खोलने का काम किया करती थी। एक दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंची तो चार्ली उसे मिलने के लिए आया और कहने लगा कि मैंने स्टीव का पता लगा लिया है, साथ ही वो सोने को भी वापस लूटना चाहता था जो हमने चोरी किया था। दरअसल चार्ली चाहता था कि स्टेला भी उस मिशन में उसका साथ दे, लेकिन स्टेला ने साफ साफ मना करते हुए कहा कि वो अपने बाप की तरह चोर नहीं बनना चाहती है। लेकिन फिर रात को स्टेला का मन बदल गया और उसने चार्ली को कॉल करके कहा कि वो इस मिशन में उनका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि जब वो सोने को वापस चुरा लेंगे तो वो स्टीव के टेंशन भरे चेहरे को देखना चाहती है। अब अगली सुबह चार्ली ने स्टेला को अपनी पूरी टीम से मिलवाया और फिर जल्दी ये सभी लोग अपनी पूरी प्लानिंग में लग गए। सबसे पहले इन लोगों ने स्टीव का घर का पता निकाला और चेक किया कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। फिर उन्होंने स्टेला को जासूस बनाकर के स्टीव के घर भेजने का फैसला किया, क्योंकि इनमें से सिर्फ स्टेला एक ऐसी लड़की थी जिसको स्टीव नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ स्टीव येवन नाम के एक आदमी को सोने के बिस्किट बेच रहा था। येवन ने उसे 4 बिस्किट खरीदे और वादा किया कि वो आगे भी उसे और सोना खरीदेगा। वहीं चार्ली की टीम स्टीव की हर हरकतों पर नजर रख रही थी। उन्होंने स्टेला को टीवी ठीक करने वाली मैकेनिक बनाकर के भेजा था। इसके लिए रोब ने एक मैकेनिक औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ में टाइम स्पेंड करने लगा। जैसे सुबह हुई उसने उस लड़की की यूनिफॉर्म और वैन की चाबी चुरा ली और फिर उसने ये यूनिफॉर्म और चाबी स्टेला को ले जा करके दे दी। स्टेला ने फौरन उसे पहनकर देख केबल वाली का बेस बना लिया। इसके बाद लेफ्टियर ने स्टीव की टीवी के तारों को काट दिया ताकि स्टीव केबल वाली को कॉल करे। फिर उन लोगों ने खुद ही स्टीव से बात की और स्टेला को मैकेनिक बनाकर के उनके घर भेजा। कुछ ही देर में स्टेला अपने शर्ट पर एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा करके पहुंच गई। स्टीव ने जब स्टेला की खूबसूरती और रोशन को देखा तो वो अपनी अमीरी का दिखावा करने लगा। वह स्टेला को कैमरे की मदद से घर के कोने कोने का नक्शा मिल गया। इधर स्टीव स्टेला से फ्लर्ट करने लगा और उसे डेट पर चलने के लिए कहने लगा। पहले तो स्टेला ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जब वो वापस आए तो चार्ली ने सबके साथ मिलकर के आगे का प्लान तैयार किया। इसके बाद उन्होंने मिनी कूपर के अंदर सोने के वजन जितना लोहा रखा और स्टेला को गाड़ी चलाने के लिए कहा। तब इन्हें पता चला कि वह सारा सोना इस गाड़ी में नहीं आ सकता है। फिर इन्होंने एक मैकेनिक को बुलाया जिसका नाम था रेन, जो इनके लिए एक ऐसी गाड़ी बना सकता था जो उस सारे सोने का वजन उठा सके। वहीं दूसरी तरफ लाइल ने ट्रैफिक सिस्टम को हैक कर लिया था। फिर उसने चार्ली को बुलाया। फिर उसने अपनी मर्जी से ट्रैफिक लाइट्स को बदल करके सड़कों पर जाम लगा करके दिखाया। वहीं दूसरी तरफ लेपियर भी बम बनाने में लगा हुआ था। उधर रेंज ने भी कुछ टाइम में गाड़ियों को भी मॉडिफाई कर दिया था, जिन्हें चार्ली की टीम टेस्ट करने लगी। इतनी खतरनाक गाड़ियों को देख कर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। अब हम स्टीव हेवियन के पास पहुंचा ताकि इसे सोने की और बिस्किट बेच सके। ऐसी बातों बातों में हेवियन ने स्टीव से वेनिस में हुई सोने की चोरी के बारे में पूछा, जिसे सुनकर के स्टीव बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गया। तभी गुस्से में आकर के स्टीव ने हेवियन के गले को पकड़ लिया और उससे पूछने लगा कि तूने इस चोरी के बारे में किस किस को बताया है। तब हेवियन ने कहा कि मैंने
मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन स्टीव ने काफी गुस्से में आकर के उसे टेबल पर पटक दिया और फिर गोली मारकर के जान से खत्म कर दिया उसको। फिर कुछ ही देर बाद हेवन का भाई मैस्को यहाँ पर पहुंचा। जब उसने अपने भाई की लाश देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मैस्को यूक्रेन माफिया गैंग का लीडर था और अब उसने कसम खाई कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेकर के रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और लेफ्ट ईयर स्टिम्पेट नाम के एक आदमी से हथियार खरीदने के लिए पहुंचो। जब लेफ्ट ईयर ने स्किनी पेट को देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि वो पतला दुबला नहीं बल्कि एक सांड जैसा दिखने वाला आदमी था। वही मैस्को अपने आदमी के साथ मिलकर के अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा था। मैस्को ने जब हेवन के एक आदमी को बुलाकर के जब उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि काले लंबे बालों वाला मोटा आदमी हेवन से सोने के बिस्किट खरीदता था। इससे मैस्को समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि स्किनी पिट है। ये सुनकर कि वो फौरन पहुंच गया स्किनी पिट के पास और उससे हेवन की मौत और सोने के बिस्किट के बारे में पूछताछ करने लगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ली अपनी टीम के साथ अपने प्लान की तैयारी में लगा हुआ था और वहीं लाइल स्टीव पर नजर रखे हुए था। तभी उसने स्टीव को देखा जो स्टेला के साथ में डेट पर जाने के लिए निकल गया था। फिर चार्ली अपनी टीम के साथ सोना चुराने के लिए उसके घर के पास पहुंचा तो उसने स्टीव के पड़ोसियों को देखा जो वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। अब इतने सारे लोगों के होते हुए ये लोग यहाँ पर धमाका करके चोरी नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको अपने प्लान को कैंसिल करना पड़ा। वह स्टेला को भी मजबूरी में स्टीव के साथ डेट पर जाना पड़ा। डिनर करते वक्त स्टीव स्टेला के हुस्न और खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। उसने स्टेला को अपने घर पर चलने के लिए कहा, लेकिन स्टेला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम बाहर से बहुत शरीफ नजर आते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर का राक्षस जाग गया तो फिर मेरा क्या होगा। दरअसल स्टेला को ये बात उसके डैड हमेशा कहा करते थे। तब स्टीव ने कहा कि ये बात मैंने पहले भी कहीं सुनी है। तभी अचानक स्टीव ने स्टेला के हाथ को पकड़ लिया। इतने में चार्ली अपनी पूरी टीम के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच गया। स्टीव ने जब इन सब लोगों को देखा तो वह हैरान हो गया कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे बच गए। उन्हें देखकर के स्टीव ने कहा कि वो उसकी हाईटेक तिजोरी को कभी भी नहीं खोल पाएंगे। इतना सुनते चार्ली ने एक जोरदार पंच मार दिया उसके चेहरे पर। इसके बाद ये सभी लोग वापस अपने अड्डे पर आ गए। कुछ देर बाद लाइल ने इनको इन्फॉर्मेशन दी कि स्टीव अपना सारा सोना मैक्सिको भेजने की तैयारी में है। ये सुनकर के चार्ली को एक आइडिया आया कि उस तिजोरी को रास्ते में से गायब कर लेंगे। तब लाइल ने कहा कि हम इतनी आसानी से उस तिजोरी को नहीं चुरा सकेंगे, क्योंकि स्टीव बहुत ही खतरनाक ट्रक और हेलीकॉप्टर का यूज करने वाला है। तभी इसकी निपिट ने चार्ली को कॉल करके यूवन के मर्डर के बारे में बता दिया और इससे उस मर्डर के बारे में भी पूछने लगा। तब चार्ली ने कहा कि मैं इस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद चार्ली रॉक के साथ नया ट्रक देखने के लिए पहुंच गया, जहां पर उसने रेंज को एक ट्रक मॉडिफाई करने के लिए कहा। तब रेंज ने कहा कि मैं भी इस चोरी में शामिल होना चाहता हूं। ये सुनकर के चार्ली ने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर अगले दिन चार्ली और लेफ्टियर उस पुल के नीचे बम लगाने के लिए पहुंच गए, जिसके ऊपर से अगले दिन वो सोने से भरा हुआ ट्रक गुजरने वाला था। फिर जैसे ही सुबह हुई तो चार्ली की पूरी टीम उस सोने से भरे हुए ट्रक का वेट करने लगी। लेकिन तभी इन्हें पता चला कि इस टीम में 3 ट्रक भेजे हैं ताकि ये लोग भटक जाए कि आखिर सोना किस में है। तब चार्ली ने अपने साथियों से कहा कि हमें उस ट्रक का पीछा करना है जिसके साथ में हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। इसके बाद चार्ली ने लाइल से कहा कि तीनों ट्रक के टायरों का वेट चेक करो, जिसमें ज्यादा भार होगा सोना उसी में है। जब लाइल ने सीसीटीवी कैमरा चेक करके देखा तब उसने चार्ली को बताया कि ट्रक नंबर 128 के अंदर सबसे ज्यादा वजन भरा हुआ है। और फिर कुछ देर तक चार्ली की टीम उनका पीछा करती रही, लेकिन तभी एक सर्कल के पास तीनों ट्रक अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। तब लाइल ने सिग्नल को कंट्रोल करके ट्रक नंबर 128 वाले सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा दिया। उधर स्टीव हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ ये सारी चीजें देख रहा था और फिर उसने फौरन पायलट को पीछे मुड़ने के लिए कहा। लाइल ने ट्रैफिक लाइट की मदद से ट्रक नंबर 128 को रास्ते से भटका दिया। थोड़ी देर में चार्ली की टीम भी अपने ट्रक को लेकर के उस ट्रक के पास में पहुंच गई और फिर इन दोनों ट्रकों में जबरदस्त रेस होने लगी। चार्ली का ट्रक तो सीढ़ियों से उतर करके स्टेशन पार कर गया। तभी लाइल ने बटन दबा करके ट्रेन को ही रोक दिया ताकि उनका ट्रक टाइम पर पुल के नीचे पहुंच सके। अब वे लोग जैसे तैसे करके पुल के नीचे पहुंच गए और यह रेंज के इशारे का वेट करने लगे। जैसे रेंज ने उस ट्रक को पुल के ऊपर से जाते हुए देखा तभी लेफ्टिनेंट ने पुल के नीचे लगे हुए बम से धमाका कर दिया। तभी इस धमाके से वो पुल टूट गया और वो ट्रक सीधा नीचे आकर के गिर गया। उसी वक्त रेंज ने बटन दबा करके उस पुल के ऊपर एक चादर लगा दी। उधर स्टीव ने अपने आदमियों से कहा कि जल्द से जल्द उस ट्रक का पता लगाओ। वहीं चार्ली को वो ट्रक मिल गया था, मगर जब उन्होंने उस ट्रक के अंदर उस तिजोरी को देखा तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि ये वो तिजोरी नहीं थी जो स्टेला ने स्टीव के घर पर देखी थी। फिर जब स्टेला ने उसे खोलने की कोशिश की तब उसने चार्ली
चार्ली से कहा कि इसके पासवर्ड का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब इन लोगों ने एक मशीन से उस तिजोरी को तोड़ डाला और सारा सोना निकाल करके भर दिया अपने मिनी कूपर में। और जब सारा सोना लेकर के जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे, तब स्टीव के आदमी काफी सारी गाड़ियां लेकर के इनका पीछा करने लगे। देखते देखते दोनों तरफ से बहुत ही भारी गोलीबारी होने लगी और फिर चार्ली अपने ट्रक को लेकर के जैसे हाईवे पर पहुंचा, तभी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए स्टीव ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। एक जगह पर स्टीव हेलीकॉप्टर लेकर के चार्ली की गाड़ी के सामने आ गया, लेकिन चार्ली ने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी को वहां से निकाल लिया और यहाँ से भागने लगा। अब स्टीव भी हेलीकॉप्टर से निकला और एक गाड़ी लेकर के उसका पीछा करने लगा। वहीं चार्ली ने अपनी मिनी कूपर को एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा दिया और अपने साथियों के साथ एक दूसरी गाड़ी में भागने लगा। जब स्टीव ने चार्ली को अपनी टीम के साथ ट्रेन के डब्बे से निकलते हुए देखा, तभी उसकी मुलाकात हुई रेंज से और स्टीव ने रेंज को यहाँ पर काम करने वाला समझ लिया था। तब स्टीव ने रेंज को यहाँ पर $5000 देने का लालच दिया और मिनी कूपर तक ले जाने के लिए कहा। तभी रेंज ने उसे पैसे लेकर के ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो स्टीव ने चार्ली को देखा। तब चार्ली भी उसे देख करके हंसने लगा। तभी स्टीव ने अचानक से अपनी गन निकाली और चार्ली को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे हेवियन का भाई नेस्को अपने आदमी के साथ यहाँ पर आ पहुंचा। तब स्टेला भी यहाँ पर आ गई और स्टीव के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, क्योंकि उसने स्टेला के बाप को मारा था। फिर यूक्रेनियन गैंग के लोग स्टीव को पकड़ करके अपने साथ ले गए और वहीं चार्ली और उसकी टीम के हाथ वो सारा सोना लग गया था। इस सीन के साथ एक कहानी द इटालियन जॉब गेम पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप एक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।